हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम वन बाय वन कर एक एक चीज को कवर करते हैं। सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जब उन्होंने देखा कि बोर्ड पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान लिखा है तो वे वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने कहा कि ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है और पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि के साथ साथ जो ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं उनका भी संरक्षण करता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। जीके के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की जो टीक सागौन के वृक्ष जो होते हैं वो इस वन में मिलते हैं। आगे देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है। इन वनों में मनुष्यों की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं। मतलब पहले जो इतिहास, जब हम हिस्ट्री को उठाते हैं तो वहाँ पर यहाँ इन उद्यानों में देखा जाता है कि इनमें पहले आदि मानव रहते थे, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों में इन मानव के आवासों से कुछ पेंटिंग की कलाकृतियां भी मिलती है, जैसे पचमढ़ी जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु और मनुष्य को इन कलाकृतियों के लड़ते हुए शिकार, नृत्यवाद यंत्रों को बजाने हेतु दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार जो है वो बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाघ परियोजना कब लागू की गई? तो ये 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य हम अपने देश के जो बाघ हैं उनकी उत्तरजीविता एवं संवर्धन के लिए करते हैं, क्योंकि ये विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ पर आप बाघ का डायग्राम देख सकते हैं। जंगली भैंसा और क्या बारहसिंगा। बूझो पूछता है, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ को देख सकता हूँ। तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि आप बिल्कुल बाघों को देख सकते हैं। तो बाघ चित्र 5.4 में आप ये बाघ का डायग्राम देख सकते हैं। उन स्पीसीज में से एक है बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः ये संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसा एवं बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे, लेकिन अभी देखो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। बूझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर हेमंत ने बताया कि पौधे और जंतु जो होते हैं उनके संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। जैसे वहाँ पर मानव की गतिविधियाँ जो होती है, जैसे कि पशुओं को चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, उन्हें मारना तथा आग लगाना जंगल में, ये सब क्या है? लकड़ी काटना, औषधीय पौधे एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाती। माधव जी पहली को बताते हैं कि जो बड़े जंतु होते हैं उनकी अपेक्षा जो छोटे जंतु होते हैं उनके विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं।
यद्यपि वे आकार में छोटे होते हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं। जैसे अगर मेंढक को मार दिया तो मेंढक सांप को मार दिया आप लोगों ने, तो सांप मेंढक को खा जाता है। छिपकली इन सबको मार दिया तो फिर पूरी जो आहार खाद्य श्रृंखला है वो पूरी बिगड़ जाएगी। मतलब एक चीज ज्यादा हो जाएगी, एक चीज कम हो जाएगी। ऐसे किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। बूझो बोलता है, मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड भी होता है क्या? तो प्रोफेसर अहमद उसे बताते हैं कि ऐसा एक रिकॉर्ड है जिसे एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उस बुक का नाम है रेड डेटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डेटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो रेड डेटा पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे पौधे, जंतु एवं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं। रेड डेटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप कंप्यूटर पर इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। IUCN आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर हम प्रवास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं माइग्रेशन। माधव जी ने निर्देशन में भ्रमण पार्टी के घेरे वन में माधव जी के निर्देशन में भ्रमण जो पार्टी जो घूमने के लिए लोग आए थे, उन्होंने घेरे वन में प्रवेश किया। तब उन्होंने वहां पर तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम किया। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं, साइबेरियन जो होते हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय तक उड़कर आते हैं। ये अंडा देने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास जो होता है वहाँ पर बहुत अधिक सर्दी होती है, तो वो उनके लिए अच्छी नहीं होती है। वहाँ पर वो जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी दूरी तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे साइबेरियन केन हो गया। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानना चाहती हूँ। पहली पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है? मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध है। तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, कागज का प्रयोग करने के बजाय हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे वृक्षों की कटाई भी रुक जाएगी और कागज का यूज भी कम होगा। अब देखिए कागज का पुनः चक्रण। तो कागज का पुनः चक्रण प्रोफेसर अहमद है बच्चों को ध्यान देने के लिए एक और कारण, बच्चों का जो ध्यान है वो एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण लगभग 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हम कागज की बचत करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर कागज की बचत करेंगे तो उससे हमारे वनोन्मूलन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं कि उपयोग के लिए एक कागज जो होता है उसका उपयोग हमें 5 से 7 बार पुनः चक्रण करने में करना चाहिए। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो वो 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकता है। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन में उपयोग आने वाले जो जल है एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन में उपयोग आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। कागज बनाने में जो जल होता है उनके यूज़ में कमी आएगी। उसके अलावा जो केमिकल यूज़ होते हैं, हार्मफुल होते हैं जो हमारे लिए, उनके यूज़ में भी कमी आएगी। क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? बूझो पूछता है क्या वनोन्मूलन वृक्षों की कटाई का कोई स्थायी हल है? तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं जी बिल्कुल है। जागरूक इंसानों को जागरूक बनाओ, जागरूक हो जाओ। इतनी जानकारी रखो कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, तो कटाई अपने आप रुक जाएगी।
पुनर्रोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्ष का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उस स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आवधिक छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। यदि मान लो कि कई जगह बंजर भूमि हो गई है, उसे छोड़ दे तो हम देखेंगे कि कुछ वर्षों के बाद वो वापस वैसे ही हरी भरी हो जाएगी। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में प्राकृतिक पुनर्वन रोपण जो होता है उसमें मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होता। जैसे बंजर हो गई, उसको छोड़ दिया वापस हरी हो जाएगी, तो इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा को बनाए रखना है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वन का परीक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के बाद माधवजी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधवजी का आभार व्यक्त किया। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 5 को कंप्लीट किया। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।